हाँ जी, तो अपन रैच एक बार रिवीजन जैसा कि रैच अपन देख लिए थे ना, कि कितना टाइप का रैच होते हैं, कैसे इसका सब केसेस भी देख लिए थे ना, कंटेंशन बेस का, कि क्या क्या इसका सब केस होता है। तो हम लोग यहाँ तक अभी पढ़े थे, राइट, कि वेन यू डज वेन इनोड भी डज नॉट हैव रिसोर्स, जब रिसोर्स नहीं रहता है ना, तो वॉइस मेरा क्लियर है ना? हेलो। जी क्लियर है। हाँ, तो इनोड भी को जब रिसोर्स नहीं रहता है तो उस केस में है जो कि आपका क्या करता है, वो दे देता है बैकअप इंडिकेटर, BIA को बोलते हैं ना। और वो बोल देता है, वो आपका रैच क्या करेगा, रिजेक्ट नहीं करता है, आपको रेयर रिस्पॉन्स मिलेंगे। उस केस में क्या करेंगे, रेयर रिस्पॉन्स आपको रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स मिलेगा बट विथ बैकअप इंडिकेटर। तो इंटरव्यूअर आपको पूछते हैं ना कि भाई बैकअप इंडिकेटर किस केस में देता है, व्हाट इज द यूज केस ऑफ द बैकअप इंडिकेटर। तो अपन पढ़ेंगे मैक में, जब जाएंगे ना तो इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, अभी एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है ना। तो इसको आप चलो, तो यहाँ तक के अपन पढ़ लिए थे ना, कंटेंशन फेल्यूर रीजन देख लिए थे कि किस किस कारण से फेल हो सकता है, कहाँ पे। तो कोलिजन आपको पता चल गया होगा ना, कि जब हम कंटेंशन बेस करते हैं तो अपलिंक सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए देयर आर मल्टीपल ईवी टू ट्राई टू सिंक विथ द नेटवर्क, अटैच विथ द नेटवर्क ना। इन दैट केस क्या होता है कि प्रियम्बल रैंडम प्रियम्बल पिक करता है सारे ईवी। अब पीरेज पावर मान लो कि सेम अगर पिक कर रहा है तो उस केस में कोलिजन होने का डर है ना। तो इस कारण क्या है कि यूयू को है कि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। मान लो कि उसका जो रैच परफॉर्म जो किया है ना, रैच जो परफॉर्म किया, जैसा कि अपन केस नंबर 2 और 3 देखे थे ना, शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट तो भेज दिया है ना, यहाँ पे आपका यूयू हो गया, ये आपके इनोड भी हो गए, इसने भेज दिया, लेकिन इसका क्या है, रिसीव इनिशियल रिसीव जो पावर सिग्नल है जो कि कॉन्फ़िगरेशन में दिया है, मान लो कि 104 दिया है ना, लेकिन इसका पावर है 110 है। तो माइट भी क्या है, ये पहुंच भी सकता है नेटवर्क के पास, माइट नॉट भी पहुंच सकता है। अगर नहीं पहुंचा, दोनों यूवी सेम पावर से शेड्यूलिंग जो प्रियम्बल पावर है, शेड्यूलिंग पीरेज पावर है, सेम पावर से वो भेज रहा है ना। तो क्या कंफ्यूज रहता है यूवी कि अगर भाई सेम शेड्यूलिंग प्रियम्बल सेम पावर से भेज रहे हैं, तो वो कंसीडर कर लेता है कि जो भी प्रियम्बल मैंने भेजा इनोड बी के पास पहुंच गया है ना। तो वो रैर का रिस्पॉन्स करता है, रैर रिस्पॉन्स में भी उसको क्या करता है पता नहीं चलता, उसको लगता है कि ग्रांड जो है, मान लो कि 2 यूवी है ना, U1 U2, U1 का जो है कि शेड्यूलिंग पीरियम्बल पहुंच गया, इसका नहीं पहुंचा था, राइट। बट ये इसको नहीं पता है कि क्योंकि दोनों जो है कि शेड्यूलिंग पीरियम्बल और जो पीरेज पावर यूज किया है, दोनों सेम ही यूज किया है। तो U2 भी कंसीडर करेगा कि भाई जो भी पीरियम्बल मैंने भेजा हूं इनोड बी को पहुंच गया, बट इनोड बी के पास कौन सा पहुंचा था, U1 का। तो रैर रिस्पॉन्स आएगा तो दोनों क्या करेगा, ये डिकोड करेगा, तो ये भी खुश रहेगा कि भाई जो मैं भेजा हूँ पहुंच गया है, U1 भी खुश रहेगा ना। तो रैर रिस्पॉन्स भेजने के बाद ये क्या करेगा, मैसेज 3 भेजेगा। मैसेज 3 किसको बोलते हैं, RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट को भेजते हैं। तो उसमें क्या भेजता है, यूवी आइडेंटिटी भेजता है। क्या भेजता है, यूवी आइडेंटिटी एंड एस्टेब्लिशमेंट कॉज। तो यूवी आइडेंटिटी में क्या करेगा, जब इसका CRI भेजेगा उधर, राइट, क्या भेजेगा, CRI। तो CRI में क्या आएगा, आपका जो भी ई मैसेज 3 में जो भी इंफॉर्मेशन आप भेजोगे सेम इंफॉर्मेशन इसमें भेजता है CRI में। तो दोनों इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या होगा, U1 का जो भेजेगा ई वाला मैच करेगा ही नहीं, जो यू आइडेंटिटी भेजेगा मैच नहीं करेगा, राइट। अगर मैच नहीं करेगा तो क्या होगा कि फिर से तब ईस्ट पॉइंट पे यानी 4th स्टेप पे ही U2 को पता चलेगा कि भैया जो मैं प्रियम्बल भेजा था वो प्रियम्बल तो पहुंचा ही नहीं ना। तो यहाँ पे इसी कारण है कि यहाँ पे क्या हो गया, कोलिजन हो गया ना, कि दोनों आपस में तो है कि जमाए बैठा है कि भाई जो भी हम किए हैं, जो भेजे हैं वो पहुंच गया है, लेकिन एक्चुअल में पहुंचा ही नहीं है, राइट। तो ये चीजें होती हैं।
तो यहाँ तक के कोई कंफ्यूजन था आपका लास्ट क्लास में? अगर कंफ्यूजन नहीं है नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। जी जी। तो ये हो गया आपका रैच। रैच जो अपन देखे अभी क्या देखे, कंटेंशन बेस देखे, राइट। तो अपन डाउनलिंक चैनल देख लिए थे कि क्या क्या डाउनलिंक चैनल्स होते हैं ना। अब इसी का देखेंगे अपलिंक वाला पार्ट कि अपलिंक में कौन कौन से चैनल्स होते हैं। तो अपन क्या देख लिए थे यहाँ पे, यूवी सक्सेसफुली ट्रांसमिट मैसेज 3 टू इनोड बी को कर दिया था ना। तो इनोड बी मैक सेंड मैसेज 3 टू हायर लेयर्स। तो मैसेज 3 एक्चुअल में जो अगर देखा जाए, जैसा कि मैं पहले भी बताया था, मैसेज 3 क्या है, हायर लेयर कौन होगा, आरआरसी होगा, राइट। आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट, जैसे आप देख पढ़ रहे हो तो क्या आरआरसी है। आरआरसी मतलब क्या, रेडियो रिसोर्स चैनल है। तो आरआरसी के पास भेजेगा ही मैसेज 3। आरआरसी फिर क्या करेगा, ये प्रिपेयर करेगा मैसेज 4 के लिए, आरआरसी कनेक्शन सेटअप के लिए भेजना है कि नहीं। तो ये जैसे इनोड बी के पास जाएगा तो इनोड बी क्या करेगा, ये मैक लेयर किसको करेगा, आरआरसी को भेजेगा। आरआरसी क्या करेगा, पीडीसीपी को भेजेगा। पीडीसीपी किसको भेजेगा, आरआरसी को भेज देगा। फाइनली इनोड बी आरआरसी रिसीव कर लिया मैसेज, आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट रिसीव कर लिया। इनोड भी आरआरसी प्रीपेयर्ड आरआरसी कनेक्शन सेटअप प्रीपेयर्ड करेगा, विच इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द कनेक्शन। तो कनेक्शन एक्सेप्ट करेगा। सम कॉन्फ़िगरेशन डिटेल जो रहेगा फिर क्या करेगा, ये लोअर लेयर को भेजेगा इस तरह से ना, विथ CRNTI। जो मैसेज 3 हमने भेजा, क्या भेजा, TCRNTI पे भेजा था, TCRNTI पे भेजे थे मैसेज 3 को। इनोड भी आरआरसी सेंड दिस मैसेज टू लोअर लेयर फॉर द डिस्पैचिंग करने के लिए भेजेगा। किसके भेजेगा, पीडीसीपी, आरएलसी, मैक। मैक के बाद 5 किसको भेज देगा, आपका भेज देगा ये रिसीवर इंड यानी ईयू को भेज देगा। मैक ऐड द CRI टू सेंड द मैसेज। अब मैक क्या करता है, सम टाइम आप देखोगे तो क्या करेगा, मैक वो ऐड करेगा मैसेज 3 को, क्या कर CRI को उसी में बंडल करके भेज देगा। जो मैसेज आरआरसी कनेक्शन सेटअप आपका भेज रहा है ना, आरआरसी कनेक्शन सेटअप जो भेजा आरआरसी ने किया, उसी में क्या करेगा, पैक करके भेज देगा CRI। यानी जो भी मैसेज 3 जो भेजे हो, इसमें क्या रहेगा, यूवी आइडेंटिटी पैक करके भेज देगा। जैसे ही इसमें आएगा, ये डिकोड करेगा। तो अगर ये आइडेंटिटी नहीं मैच करेगा, जो इसमें मैसेज 3 में भेजा था, नहीं मैच करेगा तो क्या हो जाएगा, बोलेगा कि भैया जो भी हम परफॉर्म कर रहे थे मेरा है कि शेड्यूलिंग पहुंचा ही नहीं। तो फिर से स्टार्ट कर देगा परफॉर्म करना रैच प्रोसीजर, राइट। तो वही चीज बता यहाँ पे लिखा हुआ है, इनोड बी मैक रिजर्व द PRB फॉर द ईवी एंड सेंड इट द रिजर्वेशन डिटेल्स इन ऑन द पीडीसीएच पे भेजेगा अगेंस्ट द TCRNTI के अगेंस्ट में। जो मैसेज 4 आएगा, इंटरव्यूअर पूछता है कि मैसेज 4 जो सेंड करता है आरआरसी कनेक्शन सेटअप, तो कौन से TCRNTI पे सेंड करता है। तो TCRNTI पे सेंड करता है कौन से, RARNTI क्या है, रेडियो नेटवर्क टेम्परेरी आइडेंटिटी है ना। तो TCRNTI पे ही भेजेगा। इसके बाद जो है, जब इसमें आरआरसी कनेक्शन सेटअप में जब ही भेजेगा, असाइन करेगा नेटवर्क, इसके फर्दर वाले जो भी मैसेज हम ट्रांसमिट करेंगे CRNTI के थ्रू हम करेंगे। लेकिन टिल नाउ किसके थ्रू आएगा, जो भी मैसेज भेजेंगे चाहे ट्रांसमिशन होगा, TCRNTI, टेम्पोररी CRNTI बोलते हैं। तो ये भेजेगा, और इसको डिकोड करने से पहले, आरआरसी मैसेज 4 को डिकोड करने से पहले क्या करेगा, नेटवर्क जो है पीडीसीएच भेजेगा। पीडीसीएच पे आपको क्या भेजेगा, DCI भेजेगा। DCI में आपको क्या डिकोड करेगा, ये आपका TCRNTI जो आपका है, इसके अगेंस्ट में देखेगा कि कौन से PRB रिजर्व है, कौन से PRB रिजर्व है। तो उस PRB के करस्पॉन्डिंग क्या करेगा, PDSCH जो है, फिजिकल
शेयर चैनल को क्या करेगा, डिकोड करेगा। यही फिजिकल चैनल पे तो आपका मैसेज 4 आएंगे, राइट। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कहीं पे भी मुझे इंटरप्ट कर सकते हो ना। तो उसके बाद क्या करेगा, इनोड भी 5 सेंड द पीडीसीसीएस शेड्यूलिंग प्लस पीडीएससीएच पीआरबी कैरी द आरआरसी कनेक्शन सेटअप। ये क्या करेगा, इनोड भी भेजेगा फिजिकल, ऑन द एयर करेगा, राइट। तो ई फिजिकल रिसीव पीआरबी सेंड टू द हायर लेयर टू मैक, मैक को ही भेजेगा फिजिकल लेयर, यही करेगा ना। अगर इसको अगर देखा जाए, रुक जाओ एक मिनट, अगर इसको देखा जाए तो अपन जो पढ़े थे अभी तक, जो भी चीजें पढ़े हैं ना, इसको ओपन कर लेता हूं थोड़ा समझाने के लिए। अभी जो भी चीजें अपन पढ़े थे ना, तो अपन क्या पढ़े थे, दो आपका ये क्या है, ईवी है, अरे ये आपका क्या है, ईवी है, ये आपका इनोड हो गया, राइट। तो ईवी के पास कौन कौन से लेयर हैं, आपका नए से आरआरसी है, अरे यार ये भी लिखा रहा है, ये आपका ईवी हो गया, इनोड भी हो गए हैं आपके। तो लेयर जैसे इसके पास कौन कौन से लेयर होते हैं, आरआरसी हो गया, आपका पीडीसीपी हो गया, आरएलसी हो गए, मैक हो गए, फाई हो गया। तो ये आरआरसी कनेक्शन सेटअप ये क्या करेगा, अपना प्रीपेयर्ड करेगा, ये आरआरसी को देगा, ये अपना हेडर ऐड करेगा, खुद का हेडर, फिर ये अपना हेडर ऐड करेगा पीडीसीपी, ये आरआरसी लेयर को दे देगा, ये अपना हेडर ऐड करेगा, फिर मैक लेयर को देगा, मैक अपना हेडर ऐड करेगा, फाई को दे देगा, फाई फिर क्या करेगा, इसके पास कौन कौन से लेयर होते हैं, फाई हो गया, मैक हो गया, आरएलसी हो गया, पीडीसीपी हो गया, आरआरसी हो गया, आपके नेट हो गया। तो ये ऑन द एयर भेजेगा, इसके फाई पे आएगा। तो फाइल लेयर पहले, सबसे पहले ई मैसेज 4 को भेजने से पहले क्या करेगा, फाइल लेयर आपका पीडीसीएच को भेजेगा, पीडीसीसीएच को, पीडीसीसीएच पे आपका क्या आएंगे, डीसीआई आएंगे, डीसीआई के अगेंस्ट, डीसीआई पे क्या ये चेक करेगा, टीसीआरएनटीआई के अगेंस्ट में कौन से पीआरबी रिजर्व है, टीसीआरएनटीआई के अगेंस्ट में कौन से पीआरबी रिजर्व है, फिजिकल रेडियो ब्लॉक्स बोलते हैं इसको ना। तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका पीआरबी के करस्पॉन्डिंग आपके क्या है, आपका यहाँ पे आपका पीडीएससीएच को डिकोड करेगा, इसी पे तो मैसेज आए हैं, डॉलिंग मैसेज है ना। तो ये जैसा ही आएगा डीसीआई आएगा, इसको बता देगा फिजिकल लेयर को, सॉरी मैक को, कि भाई तुम्हारा ये डीसीआई आया है, इसके टीसीआरएनटीआई के अगेंस्ट में ये सब जो पीडीसीसीएच है कि रिजर्व है, तो यहाँ पे आपको डिकोड कर लोगे, फिर डिकोडिंग करना स्टार्ट करेगा मैक। मैक डिकोड करेगा तो ये पहले, सबसे पहले क्या चेक करेगा, जो रैच परफॉर्म होता है मैक टू मैक है, मैक टू मैक परफॉर्म होता है रैच ना। तो सबसे पहले देखेगा कि भाई मेरा कंटेंशन रिजॉल्व हुआ कि नहीं, सीआरआई जो मेरा जो मैं भेजा था मैसेज 3 में ना, मैसेज 3 में जो सीआरआई इसने भेजा था, मैसेज 3 में क्या भेजे थे, यूनिक आइडेंटिटी ना। तो मैक जो है, मैक टू मैक पहले वो कंटेंशन रिजॉल्व हुआ है कि नहीं आपका ना। तो सीआरआई को सीआरआई में जो यूवी आइडेंटिटी ई भेजा है मैसेज 3 में, ये दोनों से कंपेयर करेगा। अगर ये दोनों इक्वल है तब तो है कि आपका कंटेंशन क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया, तभी जाकर के मैसेज 5 भेजेगा। अदरवाइज क्या करेगा, कंटेंशन आपका क्या हो गया, फेल्ड हो गया, इट मीन्स आपका रैच फेल्ड हो गया। वहां पे अगर देखोगे तो मैसेज 2 लेयर 2 में जो दिखेगा सीआरआई कंटेंशन रिजोल्यूशन फेल्ड, या तो सीआरआई जो आ गया बोलेगा यूवी आइडेंटिटी मिसमैच, वहां पे जो आएगा मिसमैच आएगा ना। तो वहां पे आपको क्या आएगा, मिसमैच आएगा। तो वही चीज है। तो मैसेज 3 वही चीज अपना यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ वही चीज कर रहा है कि मैक वेरीफाई द सीआरआई करेगा, वेरीफाई करेगा, इफ इट इज सक्सेस मैक डिस्पैच द मैसेज टू हायर लेयर। जो भी आपका मैसेज 4 आए थे वो क्या करेगा, फिर हायर लेयर को डिस्पैच कर देगा, आरआरसी को डिस्पैच कर देगा ना। तो आरआरसी फिर क्या करेगा, डू करेगा कॉन्फ़िगरेशन गिवन द इनोड भी आरआरसी, फिर से वो कॉन्फ़िगरेशन आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन भेजेगा वो
प्रिपेयर्ड करेगा। UERRC आस्क यू नेक्स्ट टू सेंड द नेक्स्ट मैसेज। और इसमें दूसरा चीज आप देखने में है कि जैसे ही आपका मैसेज 4 आते हैं तो मैसेज 4 में अभी जो भी हम RRC का जो मैसेज हम भेज रहे थे SRB 0 पे भेज रहे थे। इंटरव्यूअर पूछता है SRB 0 पे भेज रहे थे, मैसेज 4 जब भेजता है तो दो चीज देता है नेटवर्क में। एक देता है SRB 1 कॉन्फ़िगर करता है, दूसरा चीज है कि आपका कॉन्फ़िगर जो करता है CRNDI भेजता है, और जो आपका कॉमन कॉन्फ़िग जो चैनल होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन भेजता है आपका ना, PUSCH का कॉन्फ़िगरेशन, PCCH का कॉन्फ़िगरेशन, PDSCH का कॉन्फ़िगरेशन ना, BCCH का कॉन्फ़िगरेशन अपना डिटेल में पढ़ेंगे जब RRC में पढ़ेंगे तो ना। तो मेनली दो इंफॉर्मेशन भेजता है जो SRB 1 जो अलाउ करता है। SRB 1 क्या बोलता है कि भाई इस पिगी बैक को इनेबल कर दे, पिगी बैक के अलाउ करता है। पिगी बैक कहने का मतलब कि जो और एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है नए का मैसेजेज है उसको हमको अलग से सिग्नलिंग करने का जरूरत नहीं है। मुझे जो सिग्नलिंग करने का जरूरत है पिगी बैक करके मैसेज 4 में ही हम भेज देंगे। यानी RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट जो जाएगा, RRC कनेक्शन कंप्लीट रिक्वेस्ट जो जाएगा उसी में पिगी बैक करके नैश का इन्फॉर्मेशन यानी अटैच रिक्वेस्ट जो है, अटैच रिक्वेस्ट हो गया, PDN कनेक्शन रिक्वेस्ट जो हो गया, PDN कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट जो है भेज देंगे ना। ये सब सारे चीजें हम क्या करेंगे पिगी बैक करके भेज देंगे मैसेज 5 में। वही चीजें यहाँ पे अपन देख रहे थे अभी ना। तो UERRC डू द कॉन्फ़िगरेशन किया, UNICE सेंड द नाइस मैसेज कॉल्ड द राइट अटैच रिक्वेस्ट भेजेगा UERRC को। UERRC पैक्ड द नाइस मैसेज इनसाइड द RRC मैसेज कॉल्ड द RRC कनेक्शन सेटअप कंप्लीट मैसेज में एंड सेंड टू द इनोड बी को भेज देगा। द कम्युनिकेशन बिटवीन UE एंड MME के बीच में कंटिन्यू स्टिल स्टार्ट, जब तक रजिस्ट्रेशन सक्सेस नहीं हो जाता है कंटिन्यू चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब कहानियां हैं आपके ना। तो अभी अपन देख लिए कि अटैच रैच वाला पार्ट देख लिए, डाउनलिंक चैनल देख लिए थे ना। उसी तरह से अपलिंक चैनल अपन देखेंगे फिजिकल लेयर पे। अपलिंक चैनल में आपके क्या हो गए, पी रैच हो गया जिसपे हम रैच भेजते हैं। तो इसका जो पोजीशन है फिजिकल रैंडम एक्सेस चैनल इसको बोलते हैं। इसका पोजीशन जो नोट टू द ईवी बाई रीडिंग द सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट जो इंफॉर्मेशन है आपका सिप जब रीड करता है उसमें आपका पीरैच कॉन्फ़िग आता है ना। पीरैच कॉन्फ़िग आता है, पीरैच कॉन्फ़िग के अकॉर्डिंग अपना उसका जो टेबल होता है एक अगर देखा जाए तो पीरैच कॉन्फ़िग इंडेक्स होते हैं ना। तो पीरैच कॉन्फ़िग इंडेक्स जो होते हैं उसमें आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन आया है ना इस तरह के टेबल्स होते हैं, ये देखो। तो पीरैच उसमें पीरैच कॉन्फ़िग आता है तो पीरैच कॉन्फ़िग इंडेक्स रहता है। मान लो कि आपका जो पीरैच कॉन्फ़िग इंडेक्स मैं सपोज मान लो कि 14 हम बोल रहे हैं, 14 वहाँ पे कॉन्फ़िग किया है सिप 2 में। तो पीरैच कॉन्फ़िग इंडेक्स 14 है तो इट मीन्स प्रीएम्बल फॉर्मेट आपका कौन सा यूज करेगा, 0 1 2 3 होता है। इसका फॉर्मेट जो होता है 0 1 2 3 होता है ना। तो अगर 14 हम यूज किया है, मान लो कि कॉन्फ़िगरेशन इसमें पीरैच कॉन्फ़िग इंडेक्स में आया है कि 14 है, तो 14 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, प्रीएम्बल फॉर्मेट 0 यूज कर रहे हैं। सिस्टम फ्रेम नंबर कौन से फ्रेम नंबर पे भेजेंगे हम, शेड्यूलिंग प्रीएम्बल को एनी फ्रेम पे भेजेंगे। सब फ्रेम नंबर क्या होगा 0 to 9 कोई भी सब फ्रेम आएगा उस पर हम भेज देंगे ना। वो सारे सब फ्रेम को अलाउ करता है। तो इस तरह से मुझे कॉलकॉम का जब इंटरव्यू में दिया था उसमें पूछा था कि पीरैच कॉन्फ़िग इंडेक्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहते हैं। तो क्या क्या रहता है, पीरैच कॉन्फ़िग इंडेक्स रहता है, प्रीएम्बल फॉर्मेट रहता है, सिस्टम फ्रेम नंबर रहता है, सब फ्रेम नंबर रहता है। सिस्टम फ्रेम नंबर जो होता है आपका अभी पढ़े थे जब शेड्यूलिंग पढ़ा रहा था आपका फ्रेम स्ट्रक्चर, इसका जो रेंज होता है आपका क्या होता है 0 से लेकर के 10,203 होता है, यानी टोटल आपका 224 होता है, 1024 इतना रेंज होता है। सिस्टम फ्रेम नंबर है, ये आपका सब फ्रेम नंबर है ना। तो सब फ्रेम अगर देखा जाए तो 0 to 9 ही होते हैं। 1 रेडियो फ्रेम इक्वल टू कितना होता है आपका
10 सब फ्रेम, तो 0 to 9 होता है सब फ्रेम, तो सारे में हम भेज सकते हैं। तो इस तरह से अपन देखते हैं ना। तो वही चीज बोल रहा है कि उसमें आपको मिलेगा, आपका जब रीड करोगे तो इसका पर्पस क्या है, यूज टू सेंड प्रीएम्बल रिक्वेस्ट फॉर द इनिशियल सेट टू द रिसोर्स, जो रिसोर्स पे सेट हुआ है उसको हम सेंड करेंगे। पीयूएससीएच क्या होता है आपका, फिजिकल अपलिंक शेयर चैनल होते हैं ना। एवरी रेडियो फ्रेम में होता है इसका एलोकेशन, एवरी सब फ्रेम में होता है, पीआरबी वाइज एलोकेशन होता है इसका। रिजर्व ऑफ द पीयूएससीएच पीआरबी वुड बी गिवन बाय ईयूई बाय इनोड बी अगेंस्ट द आरएआरएनटी अगेंस्ट के अकॉर्डिंग देता है। जिस तरह से आपका पीडीएससीएच होता है ना, उसी तरह से ई अपलिंक के लिए यूज होता है, ये आपका डाउनलिंक के लिए यूज होता है, डाउनलिंक डेटा के लिए, ये आपका अपलिंक डेटा के लिए यूज होता है। रिजर्व इसको पहले डिकोड करने से पहले, पीआरबी को डिकोड करने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसको पीडीसीसीएच को डिकोड करना पड़ेगा, इस पे डीसीआई पढ़ना पड़ेगा कि डीसीआई में कौन से पीआरबी मेरे लिए एलोकेट किया है ना। पीडीएससीएच चैनल होते हैं। पर्पस इसका क्या है, कैरी ऑल यू इंडिविजुअल अपलिंक ग्रांट इसको बोलते हैं, यानी यूएल ग्रांट बोलते हैं इसको, यूएल ग्रांट यहाँ पे अपन देख सकते हैं ना। तो पीयूएससीएच हो गया। इसी तरह से पीयूसीसीएच होता है। पीयूसीसीएच का क्या होता है, फिजिकल अपलिंक कंट्रोल चैनल होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन हम भेजेंगे। एवरी रेडियो फ्रेम में होता है, एवरी सब फ्रेम में होता है, वर्किंग अलोंग विद द पीयूसीसीएच के अकॉर्डिंग। इसका पर्पस कैरी करता है सीक्यूआई। सीक्यूआई क्या होता है, चैनल क्वालिटी इंडिकेटर होता है ना। एक्नैक जो फॉर द डेटा रिसीव्ड बाय द ईवी ऑन द पीडीएससीएच इन डीएल, डीएल में जो भी हम डेटा रिसीव करेंगे, डीएल में क्या है, यानी डाउनलिंक डेटा इनोड से मुझे मिल रहा है, जो भी डेटा ईवी रिसीव करेगा उसका क्या करेगा, एक्नैक। एक्नैक मतलब एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट मतलब जो भी डेटा आपने भेजा हमने रिसीव कर लिया, नैक मतलब निगेटिव एक्नॉलेजमेंट। इट मीन जो भी डेटा आपने भेजा, नैक अगर भेज रहे हैं तो वो डेटा मैंने रिसीव नहीं किया, इस डेटा को फिर से आप रिट्रांसमिट करो, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐक बोलते हैं और नैक बोलते हैं ना। तो पीयूएससीएच डिकोडिंग इंफॉर्मेशन भी करते हैं, भेजते हैं इस पे ना। तो ये सब सारे चीजें अपन भेजते हैं। फिर रेफरेंस सिग्नल, रेफरेंस सिग्नल जो होता है आपका क्या होता है, आरबी रूल एप्लीकेबल इसमें भी नहीं है। पोजीशन होता है, एवरी रेडियो फ्रेम में होता है, एवरी सब फ्रेम में होता है, स्लॉट 0 स्लॉट 1 में होता है। 10 मिनट में आपका मीटिंग अभी हो जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना आप लोग ना। आज जूम वाला में यही तो दिक्कत है। तो इसका जो आइडेंटिफाई सब कैरियर सिंबल स्प्रेड एंड अक्रॉस द सब फ्रेम में होते हैं ना। पोजीशन कैलकुलेटेड बाय इनोड भी, इनोड भी पोजीशन कैलकुलेट करता है। पर्पस क्या है, इनोड भी गेट द रिसीव द नोन इन्फॉर्मेशन विच विल बी यूज बाय द चैनल एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है इसको। स्पीड में तो नहीं चल रहा हूं ना? नहीं ठीक है। तो देखो डेटा जो आपका आया है, मैक से आया, मैपिंग किया डेटा, सिंबल में कन्वर्ट किया इसको, फिर शेड्यूलिंग मैपिंग किया, इन पॉइंट आईडीएफ यहाँ पे एक ऑल्गो होता है, उससे क्या करता है, ऐड करता है, ऐड सीपी कर लिया कि कौन से प्रीफिक्स हम यूज करेंगे ना। साइक्लिक प्रीफिक्स रहेगा कि आपका शॉर्ट साइक्लिक रहेगा कि लॉन्ग साइक्लिक प्रीफिक्स रहेगा। आरएफ आप कन्वर्सेशन में कन्वर्ट किए, रेडियो चैनल पे भेजे, उसके बाद ये यहाँ तक आ गया, डाउनलिंक में आ गया डेटा ना। तो डाउनलिंक में क्या करेगा, ये जो डाउन कन्वर्सेशन करेंगे, यहाँ पे अप कन्वर्सेशन किए थे, यानी इनोड बी के बाद के इनोड बी पे जैसी यहाँ से जो भी एक्टिविटी अपन किए हैं, ये एयर में भेज दिए, ये एयर में भेज दिए डेटा को ना। तो यहाँ तक के जो भी एक्टिविटी आपका हुआ है ईवी पे परफॉर्म किए, इसको किए ईवी। अब यहाँ पे है कि रिसीव कर लिया इनोड बी, तो इनोड बी जो आप कन्वर्सेशन किए थे इसको आरएफ डाउन कन्वर्सेशन करेगा, ये रिमूव करेगा सीपी, सीपी जो ऐड किया था उसको रिमूव करेगा। एन पॉइंट जो होगा डीएफटी के थ्रू कर करके वो क्या करेगा, डी मैपिंग करेगा, जो भी मैप किया था डी मैप्ड करेगा, डी मैप्ड करेगा, सिंबल में आ गया, सिंबल में डी
डीमैप्ड कर देगा तो एक्चुअल जो डेटा है आपका डिजिटल फॉर्म में जो आप भेजे हो, यानी जो भी मशीन जो लैंग्वेज पढ़ता है 01 पढ़ता है, वो 01 में कन्वर्ट करके एक्चुअल फॉर्म में डेटा क्या करेगा, वो अपर लेयर को भेज देगा, जो भी लेयर को आएगा। तो इतना टाइप का आपका मैकेनिज्म जो है, इसके पहले भी अपन पढ़े थे कि इस टाइप का मैकेनिज्म। तो सोच लो कि जो फिजिकल लेयर होता है ना, फिजिकल लेयर के बहुत बड़ी टीम होती है। ये जितने जितने ये आप मैकेनिज्म देख रहे हो ना, उस सारे मैकेनिज्म के लिए अलग अलग टीम बैठे होते हैं प्रोटोकॉल में। इसके लिए आरडी टीम अलग होता है, एनालिसिस टीम अलग होते हैं। तो सोच लो इट्स वेरी बिग, क्या बोल सकते हो, मॉड्यूल से ना। तो सारे लेयर के लिए जो होते हैं अलग अलग टीम बैठे हुए होते हैं। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इसको सिर्फ है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग है कि माइंड में रखो। तो ये आपका ITF सैम्पलिंग नंबर हो गया। तो जो भी होता है ना, जैसा कि आपको जो मैं उस दिन हो सकता है आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी होंगे ना, इसको लेकर के। चैट जीपीटी ओपन करो, जैसे कि सैम्पलिंग वगैरह जो ये होता है ना, जो भी चीजें आप जो रेडियो फॉर्म में हम भेजते हैं ना, सैम्पलिंग जो है कि मान लो कि अगर देखा जाए साइनोसोडल वेव है ना, तो इस साइनोसोडल वेव को हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी छोटे छोटे सैंपल में कन्वर्ट कर देते हैं इस तरह से। इसी को सैम्पलिंग बोलते हैं ना, इस तरह से करते हैं कन्वर्ट, छोटे छोटे सैंपल में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी का काउंट, ये सब जो काउंट है ना आपको दिख रहा है, यानी 1 जो पर सेकेंड पर कैरियर जो हम भेजते हैं 20.48 सैंपल भेजते हैं। ये जो गार्ड बैंड के लिए जो यूज करते हैं, अगर फर्स्ट जो अभी है OFD में सिम्बल्स हैं तो 160 होता है, अदर के लिए आपका 44 यूज करते हैं। कितना सैम्पलिंग यूज करते हैं, अगर टोटल सैंपल आप देखा जाए ना, तो यानी ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 240 प्लस आपका 1 इंटू आपका 16। तो ये सब चीजें कैलकुलेशन में मत जाओ। तो ये सब चीजें जब कैलकुलेट आप करोगे ना, तो टोटल ये जो देख रहे हो ना, ये चीजें, ये वाला कैलकुलेशन आपको निकल करके आएगा ना। तो मैं आपका वीडियो अभी अपलोड मैं किया हूँ ना, आज ही मैं कर रहा हूँ, जिसका वॉइस नहीं था, तो उसको आप एक बार गो थ्रो कर लेना, उस चैनल को, उस वीडियो को, तो चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे। तो चीजें वो वाला वीडियो जब आप देखोगे ना, तो ये सब जो कुछ भी जो कंफ्यूजन होगा ना आपको, ये फ्रेम स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो सब सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरह से ढंग में समझ में आएगा। मैं फिर से आज रिकॉर्ड किया हूँ और उस वीडियो को री अपलोड कर रहा हूँ। तो इस तरह से सैम्पलिंग होते हैं ना। 20 मेगाहर्ट्ज के लिए इतना इतना सिंपल में आपका 64 सब फ्रेम के लिए हुआ। यहाँ पे कितना के लिए किए थे आपका, ये 64 क्वाम के लिए है। इस तरह से सैम्पलिंग यानी 1.4 मेगाहर्ट्ज के लिए अपन यूज करते हैं ना। तो इनोड भी डीएल ऑपरेशन जो होता है 1.4 मेगाहर्ट्ज के लिए, तो इस तरह से आप सैंपल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको आप स्किप भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्किप करके चलता हूँ, कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करेगा। तो EV1 DR कैलकुलेशन जो आपका होता है इस तरह से होते हैं ना। अगर इसको देखा जाए, विजिबल है क्या, स्टार्टिंग ऑफ सब फ्रेम इनोड B हैज 6 स्ट्रीम ऑफ द डेटा बिलोंग्स टू द 6 EV। 6 EV के का डेटा है ना, 6 स्ट्रीम ऑफ डेटा इसके पास है, कंसीडर कर रहा हूँ। तो स्लॉट 0 सिंबल 1 ऑपरेशन जो होगा, सम डेटा बिट्स ऑफ द PDCCH का होगा, सम डेटा बिट्स जो होगा PCF ICF का होगा, सम डेटा बिट्स जो होगा PHICH के लिए होगा, सम डेटा बिट्स जो होगा रेफरेंस सिग्नल के लिए होगा। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि स्लॉट वो 0 जो होगा सिंबल 1 ऑपरेशन, डेटा बिट फॉर द PDCCH के लिए,
ना। सिंबल 2 जो होगा आपका क्या होगा, सम डेटा बिट्स जो होगा 16 क्वाम के लिए होगा ना। 1648 बिट्स ऑफ द EV1 के लिए होगा, 24 सिंबल्स हो गए। तो इस तरह से होते हैं, तो इसको कंफ्यूजन में नहीं है करो, तो चीज़ें को ज़्यादा आप क्या बोले, कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगा, तो इस चीज़ों को मैं स्किप करके ही चल रहा हूँ आपको ना। तो बस जितना मैं बताया हूँ आपका फ्रेम स्ट्रक्चर में, वही चीज़ें आप ध्यान में रखो, वही चीज़ें यहाँ पे भी बता रखा है। EV1 DR कैलकुलेट करता है, तो इस तरह से कैलकुलेशन है इसका ना। प्रॉपर भी में अगर देखोगे ना, तो 1 PRB लोकेटेड बाई EV1 कंटिन्यूअस फॉर द 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड बोल रहा है, तो इट मीन है कि जो आपका जो ग्रांट एलोकेशन जो होता है पर TTI होता है, पर TTI टाइम टू इंटरवल जो होता है, यानी 1 मिली सेकेंड, यानी 1 सेकेंड इक्वल टू, अगर 1 सेकेंड बोल रहा है तो 1000 मिली सेकेंड हो जाएगा, यानी 1000 बार आपको डेटा एलोकेशन मिल चुका है, तो 1000 TTI। एंड ऑल्सो क्या होगा, मॉड्यूलेशन हैज नॉट गेट चेंज फॉर द इंटायर ड्यूरेशन। अगर सारे ड्यूरेशन के लिए जो मॉड्यूलेशन क्या हो गया, कोडिंग स्कीम हो गया ना, यानी बिटरेट आपको डिनोट कर रहा है। अगर मॉड्यूलेशन मान लो कि QPS के मॉड्यूलेशन है, QPS के मॉड्यूलेशन है, तो 2 बिट होगा इसका, यानी सिंबल इंटू 2 बिट्स हम भेज सकते हैं डेटा को, राइट। तो वही चीज बोल रहा है कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे डेटा के, अगर कैलकुलेट करना चाहें, मैं जूम कर रहा हूँ कि कैसे आप, अगर मान लिया जाए आपको बोला कि कोई बोले कि भाई कैलकुलेट करो डेटा कि इतना इतना भेज रहा है, यहाँ पे हम जूम किए कि एक यूवी जो है 1 PRB जो लोकेटेड, एक PRB एलोकेट किया है, तो एक PRB में 2 REG होता, एक PRB में आपका क्या हो गया 2 REG ना। तो हम ये जूम कर रहे हैं कि यूवी जो है 1 सेकेंड एलोकेट किया है, तो 1000 मिली सेकेंड हो गया, 1000 मिली सेकेंड, यानी 1000 TTI आपको एलोकेट किया, तो मॉड्यूलेशन भी चेंज नहीं हुआ, सेम मॉड्यूलेशन हम कर रहे हैं, इंटायर ड्यूरेशन में मिला है। तो डेटा रिसीव जो हुआ आपको 552 बिट्स के रिसीव हुए ना, इंटू TTI इतना। तो अगर इसका MBPS जो स्पीड अगर देखा जाए, तो इतना, यानी 1000 मिली सेकेंड्स में आपको इतना बिट्स मिला ना, इतना बिट्स मिला इंटू इतना, तो ये इतना बिट्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ बिट्स हो गए। ये पर सेकेंड में मिल रहा है आपको 552 बिट्स, तो यानी 1000 मिली सेकेंड में कितना हो गया, इतना बिट्स हो गए। डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इतना इतना बिट्स मिले पर TTI, इंटू थाउजेंड्स हो जाएंगे, तो इतना टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो हो गए इतना हो गए। इसको अगर KBPS में कन्वर्ट करें तो कितना हो गया, किलो BPS हो जाएगा, यानी 552। 500 अगर MBPS में किया जाए तो इतना, यानी पर मिली सेकेंड जो डेटा आपको मिला है, इतना MBPS का मिला है, 0.52 MBPS का मिला है ना। बट सब फ्रेम 5 कंटेन्स लॉट ऑफ कॉमन चैनल वेयर द डेटा रेट इज रिड्यूस। ये तो एक्चुअल डेटा का बात कर रहा है ना। अगर डेटा रेट मान लो कि इसमें ड्यूरिंग दिस चैनल जो है कुछ आपका जो है कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन आ गया, तो वो भी तो रिड्यूस होगा, वो तो डेटा में कंसिडर नहीं होगा ना। तो इसी कारण है कि 25% जो होता है, जो भी डेटा आया है 25% हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं सिग्नलिंग के लिए ना, कि सिग्नलिंग का इंफॉर्मेशन होगा, इसमें हेडर भी होते हैं, राइट। तो आगे जाकर के हेडर वगैरह पढ़ेंगे तो वो चीज़ें समझ में आएगा। कॉमन चैनल का इंफॉर्मेशन, प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन, सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन, CBCH, उसी में तो स्क्रैम्बल करके करेंगे, भेजेंगे हम ना। तो इन ए 1.4 मेगाहर्ट्ज बैंड ऑल यू वुड गेट लेजर बिट्स इन द सब फ्रेम 0 और सब फ्रेम 5। क्यों? क्योंकि आपका सब फ्रेम 0 में आपका ये कॉमन इंफॉर्मेशन चैनल का इंफॉर्मेशन रहता है। मान लो कि आपको जो है
किसी का जो है कि PDSCH जो चैनल आपको एलोकेट किया है, मान लो कि सब फ्रेम 4 का कर रखा, सब फ्रेम किसका 4 का कर रखा, तो यहाँ पे डेटा रेट आपको ज़्यादा मिलेंगे। डेटा रेट क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा? जब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई यहाँ पे आप ज़्यादा बोल रहे हो, सब फ्रेम 0 में बोल रहे हो कि डेटा कम मिलेगा, सब फ्रेम 5 में डेटा ज़्यादा कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? मुझे इसका आप बताओ मुझे, आप तो मैं कैसे कंसीडर कर लूँ कि डेटा कम मिलेगा? आप बोलोगे हम मान लूँ ना। तो उसके लिए जैसा कि अपन फ्रेम स्ट्रक्चर देखे थे, तो आपको अभी तक आभास हो जाना चाहिए, रियलाइज सब फ्रेम क्या है? सब फ्रेम 0 है, ये आपका क्या है? सब फ्रेम 5 है, राइट। और ये बंदा ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा है, ये क्या विश्वास? और स्टार्टिंग से नहीं है क्या ये? विश्वास आए नहीं हुए यार, थे वो शिव। शिव हाँ, और स्टार्टिंग से नहीं है बंदा क्या? नहीं नहीं, आया हुआ था, नहीं अभी ज्वाइन नहीं किया अभी वो। नहीं ज्वाइन कर पा रहा। आदि फ्रेशर बंदा, इसको समझ में फिर आएगा नहीं बाद में। तो यहाँ पे जो है आपका सब फ्रेम 0 ये हो गया, सब फ्रेम 5 हो गया ना। तो हमने क्या बोला कि डेटा जो है, अगर मान लो कि मैंने EPRB को, ई वाली आरबी को मैंने आपको एलोकेट कर दिया, ERB को मैंने आपको एलोकेट कर दिया, ध्यान से सुनना ना। तो इसमें जैसा कि मैं आपको बोला, इसमें क्या क्या चीजें हैं आपका, PDCCH का इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है ना, 2 बिट्स। यहाँ पे ये जो देख रहे हो क्या है? PDCCH इंफॉर्मेशन है। ये जो ग्रीन वाला जो देख रहे हो क्या है? प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन है। ये येलो वाले जो देख रहे हो क्या है? सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन है। ये जो एक्वा कलर का देख रहे हो PBCH है, यानी मिब का इंफॉर्मेशन है। तो ये सब सारे क्या करेगा, ई तो जो आरबी आरईजी जो ई क्या करेगा, कंज्यूम करेगा ना। तो जितने व्हाइट वाले जो स्पेस आपको बचे हैं, व्हाइट वाले जो स्पेस आपको बचे हैं, ई व्हाइट वाला, यही तो आपका डेटा आएगा इसी में, देख रहे हो। कोई कंफ्यूजन है तो फिर बताना। यही वाले स्पेस में तो डेटा आएंगे, इसमें भी ई वाले स्पेस में डेटा आएंगे ना। अब दूसरा बंदा को हम बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए जो है सब फ्रेम 4 का हम कर दिए हैं एलोकेशन किया, तो इसको तो डेटा रेट ज्यादा मिलेगा ना। समझ रहे हो कि अभी भी कंफ्यूजन है? मान लो कि इसको बोलेंगे कि भाई तुम्हारे लिए हम बोल रहे हैं कि शिव को बोल रहे हैं कि शिव के लिए मैंने सब फ्रेम 3 वाला हमने इसी आरबी को एलोकेट कर दिया। आपको विश्वास को बोल रहे हैं कि इस आरबी को एलोकेशन मैंने किया हूं, तो किसको डेटा ज्यादा मिलेगा? शिव को डेटा ज्यादा मिलेगा कि विश्वास को डेटा ज्यादा मिलेगा? विश्वास का आरबी है, शिव का है, किसको डेटा ज्यादा मिलेगा? 3 पे, सब फ्रेम 3 पे, सब फ्रेम 3 पे मिलेगा, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन है, कॉमन इंफॉर्मेशन है, वो सिर्फ आपका 2 ही बिट खा रहा है ना। 2 REG यानी 12 सब कैरियर इंटू 2 यानी 24 REG ही आपका जो है लैप्स हो रहा है, 24। और ये जो रेड वाला जो देख रहे हो रिफरेंस सिग्नल जो आप देख रहे हो, ये 3 3 6 बिट्स ही हो गए, यानी टोटल जो हो गया 36 जो REG है आपके, जो हो गए कॉमन चैनल के लिए हम यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो कितना REG आप यूज कर रहे हो, यानी यहाँ पे 20 इतना 30 हो गया, प्लस में 30 आपका इसमें हो गया, ये जो आपका PCCH SSCH हो गया, 4 बिट्स जो आपका हो गया PBCH का हो गया इंटू 12, राइट। तो ये सबसे ज्यादा इतना कॉमन इंफॉर्मेशन तो इसीलिए है कि जब थ्रूपुट एनालिसिस अपन करते हैं ना, तो उसमें देखते हैं कि यार ये बंदा को कौन से PRB एलोकेट हुआ है ना, कौन से सब फ्रेम एलोकेट हुआ है। अगर उसको मान लो कि पूरे इस सब फ्रेम हमने एलोकेट कर दिया,
इसको भी हम पूरे सब फ्रेम हमने एलोकेट कर दिया ना। ये किए हमने सिम को एलोकेट किए हैं, ये हमने कर दिया एलोकेट, जो किया हमने विश्वास को कर दिए ना। अगर देखा जाए तो अगर हम एज ए मतलब दर्शक हम देखें ना, तो हम तो क्वेश्चन यही करेंगे ना कि भाई दोनों जो बंदा का है जो आरबी एलोकेशन जो है सेम है, सीब के लिए भी सेम किए हैं, विश्वास के लिए भी दोनों का पीआरबी एलोकेशन जो है कि सेम ही कर दिए हैं। तो इसको सीब का जो है डेटा क्यों कम मिल रहा है, सॉरी सीब को डेटा क्यों ज्यादा मिल रहा है, विश्वास को डेटा कम क्यों मिल रहा है? तो नाउ यू हैव ए आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। क्यों मिल रहा है? क्योंकि सीब का जो आरबी एलोकेशन जो किया है नेटवर्क ने, उसमें जो है कॉमन चैनल का इंफॉर्मेशन ज्यादा कैरी कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डेटा। इसमें डेटा के लिए जो आरईजी अवेलेबिलिटी है ज्यादा है एज ए कंपेयर टू विश्वास। इसी कारण है कि डेटा जो थ्रोपुट जो है इसको विश्वास को ज्यादा आएगा, सॉरी सीब को ज्यादा आएगा और विश्वास को कम आएगा, राइट। अब कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, फिर नहीं तो आगे बढ़े। क्लियर? जी। वही चीजें हम आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे ट्राई कर रहे थे ना। तो इसका क्या है कि लेजर बिट्स सब फ्रेम 0 में आएगा, सब फ्रेम 5 में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कॉमन इन्फॉर्मेशन वहां पे ज्यादा है ना। कॉमन इन्फॉर्मेशन मतलब प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन, सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन, आपका पीबीसीएच मीब का इन्फॉर्मेशन है ना। तो इन अदर बैंड्स यानी 3 मेगाहर्ट्ज, 5 मेगाहर्ट्ज, 4 मेगाहर्ट्ज, 15 मेगाहर्ट्ज, 20 मेगाहर्ट्ज, the UE which get the middle PRB around DC carrier will get less data received on subframe 0 में होगा, सबफ्रेम 5 में होता एवरी रेडियो फ्रेम में। जब यहाँ के आसपास वाला यानी सबफ्रेम 0 वाला, सबफ्रेम 5 वाला अगर आपको पीआरबी एलोकेट हो रहा है तब तो डेटा आपको कम मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कंट्रोल इन्फॉर्मेशन वहां पे आ रहे हैं, ऑक्यूपाई करके बैठा पड़ा है पहले से ना। तो डेटा तो जो फ्री स्पेस होगा उसी में तो डेटा आप भेजोगे ना। द EU which get the ROPS PRB the data bits transmit would be the consistent as there are no common information channel on the outer सब कैरियर में होते हैं, एक्सेप्ट सब कैरियर 0, सब कैरियर 5 ना। तो अदर में क्या होंगे, डेटा विथ रिस्पेक्ट टू दिस आपको डेटा रेट ज्यादा मिलेंगे, डेटा आपको ज्यादा मिलेंगे। ये आपका SCFDA में है, हम अपलिंक में जो डेटा भेज रहे हैं उसका भी सेम क्या बोलते हैं आपका जो मैकेनिज्म जो यूज करते हैं वो सारा उसे में आपका यूज करते हैं इसमें भी ना। तो इस तरह से आपका वो मैकेनिज्म जाता है, तो इसको आप छोड़ ही के चलते हैं हम ना। तो इसका जो DCI जो होता है आपका ना, जो इतना देरी से चिल्ला रहे थे, तो DCI में आपका क्या आता है, ग्रांट आते हैं, DLUL ग्रांट आते हैं। तो DCI कंट्रोल इन्फो जो होता है, डाउनलिंक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो होता है, DCI फॉर्मेट्स होते हैं, 0 से लेकर के 4 तक फॉर्मेट्स होते हैं। फॉर्मेट 1 जो यूज होता है आपका अपलिंक ग्रांट एलोकेशन के लिए यूज करते हैं। फॉर्मेट 1 जो होता है DL असाइनमेंट फॉर सीसो, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। फॉर्मेट 1A जो यूज करते हैं DL असाइनमेंट फॉर सीसो के लिए करते हैं। तो ये जो टेबल है ना, टेबल रट्टा मार जाना, अगर समझ में नहीं आए, ध्यान में नहीं रहे तो ना, इंटरव्यूअर पूछते हैं आपको ना। फॉर्मेट 1 जो होता है DL असाइनमेंट फॉर माइमो विथ रैंक इंडिकेटर 1। रैंक इंडिकेटर मतलब 1 ये एंटीना के डिनोट कर रहा है। इस 1 है तो इट मीन सिंगल पोर्ट से हम डेटा को रिसीव कर रहे हैं, डेटा को भेज रहे हैं। अगर रैंक 2 है तो मतलब 2 को रिसीवर है, पोर्ट A पोर्ट B से हम डेटा को रिसीव कर रहे हैं। रैंक 3 है, इट मीन 3 पोर्ट से डेटा। रैंक 4 है तो 4 पोर्ट से डेटा हम रिसीव कर रहे हैं, तो डिनोट करता है। तो माइमो तो है यहाँ पे, लेकिन रैंक 1 है। फॉर्मेट 1C जो है DL असाइनमेंट फॉर सीसो के लिए यूज होता है। फॉर्मेट 1D जो होता है DL असाइनमेंट फॉर मल्टी यूजर माइमो के लिए। मल्टी यूजर माइमो क्या होता है, 2x2 हो गया माइमो, 4x4 माइमो हो गया।
8x8 माइमो हो गए। तो ये सब आपके माइमो है। तो माइमो क्या हो गया, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट, यानी मल्टी इनपुट से हम डेटा, यानी मल्टी चैनल से हम डेटा को क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, और रिसीवर है कि मल्टी इनपुट से क्या करेगा, रिसीव करेगा डेटा को। फॉर्मेट 2 जो होता है आपका डीएल असाइनमेंट फॉर क्लोज लूप। क्लोज लूप में क्या होता है, हम पीएमआई भी रिपोर्ट करते हैं, प्री मैट्रिक्स इंडिकेशन होता है, और हम सीक्यूआई भी रिपोर्ट करते हैं। अगर ओपन लूप होगा तो सिर्फ सीक्यूआई रिपोर्ट करते हैं, पीएमआई रिपोर्ट नहीं करते। पीएमआई प्लस आरआई जो ओपन लूप में हम पीएमआई रिपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ सीक्यूआई रिपोर्ट करते हैं। फिर फॉर्मेट 2 भी जो होता है डीएल असाइनमेंट फॉर टीएम मोड 8 के लिए होता है, और 2C जो होता है आपका टीएम मोड 9 के लिए होता है, और फॉर्मेट 3 और फॉर्मेट 3 ये जो होता है आपका पावर को कंट्रोलिंग करने के लिए यूज होता है अपलिंग में। इसमें जो फॉर्मेट 3 से जो हम कंट्रोल करते हैं 2 बिट से पावर को हम एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट 3 ये जो करते हैं 1 बिट से पावर को हम एडजस्ट कर सकते हैं। आई फॉर्मेट 4 जो होता है अपलिंग असाइनमेंट फॉर ईएल माइमो के लिए होता है। जनरली यूएल के केस में आप माइमो नहीं देखोगे, लेकिन अब माइमो इम्प्लीमेंट भी हो गया यूए में, तो फॉर्मेट 4 स्पेशली यूज किया जाता है माइमो के लिए, जो कि अपलिंग के लिए यूज होता है। तो ये आपका डीसीआई का हो गया। डीएल फॉर्मेट यूएल रिसोर्स एलोकेशन का जो होता है, इस तरह का मैकेनिज्म होपिंग होता है, ये सब सारे आपके आइज होते हैं ना। तो किस टाइप से होता है तो उसको आप स्किप करो, बस इतना जानो कि जो डीएल असाइनमेंट जो होता है डीसीआई 0 में आते हैं ना, डीसीआई 0 में जो आते हैं डीएल असाइनमेंट आते हैं। फ्रीक्वेंसी होपिंग कंसेप्ट जो होता है, इस तरह से आपका फ्रीक्वेंसी होपिंग होता है। इस तरह से आपका फ्रीक्वेंसी होपिंग इसलिए यूज करते हैं ना कि आपका जो है कि रिड्यूस भी करता है इंटरफेरेंस वगैरह को, आपका कंट्रोलिंग का काम करता है। ये पीयूएससीएच रीजन के लिए है। तो पीयूएससीएच रिलेटेड जो आपका सीव में जो मैसेजेस जो होते हैं आपके ना, जो आपका पीयूएससीएच कॉन्फ़िग जो होते हैं, होपिंग मोड यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो ये होगा इंट्रा फ्रीक्वेंसी सब फ्रेम होगा कि इंटर फ्रीक्वेंसी सब फ्रेम होगा, ये दिखाता है। पीयूएससी होपिंग ऑफसेट क्या पड़ा हुआ है, 0 to 98 होता है। इनेबल यहाँ पे आपको पता चलेगा कि नेटवर्क आपका जो है कि ग्रांड यूएल में कौन से मॉड्यूलेशन सपोर्ट कर रहा है ना। अगर पूछा जाए, मान लो कि कस्टमर ने कोई भी मान लो कि एक ड्यूटी है, दूसरा है आपका रेट, लेकिन अगर सिव 2 में नेटवर्क ने जो इनोड ने जो दिया कॉन्फ़िगर दिया इनेबल 64 क्वाम जो है ये इनेबल है, इट मीन्स है कि यूएल में 64 क्वाम तक ही करेगा। तो नंबर ऑफ बिट रेट कितना कैरी करेगा सब कैरियर में, 6 होते हैं बिट रेट होते हैं 16 क्वाम के लिए। 64 के लिए क्या हो जाते हैं आपका 8 हो जाते हैं ना। हाँ ठीक है, 8 हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूछता है इंटरव्यू में कि हाउ यू नो कि सपोर्टेड ऑन विच मॉड्यूलेशन स्कीम, कौन से मॉड्यूलेशन, तो आप कैसे जानोगे। तो सिव 2 को जब डिकोड करते हैं ना, तो सिव 2 में यहाँ पे रहता है, इसमें पीयूएससीएच कॉन्फ़िग कॉमन में आपको चीजें दिखेंगी आपको ना। तो ये सब सारे इंफॉर्मेशन आपके आते हैं उसमें। रिसोर्स कैटेगराइजेशन ऑफ यूएल के केस में जो होता है, फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक इसको बोलते हैं पीआरबी को, एज ए सेट ऑफ 2 फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक इन 2 स्लॉट्स, उसको बोलते हैं वर्चुअल रिसोर्स ब्लॉक्स। जैसे कि 2 चीज अपन देखे हैं यहाँ पे, राइट। एक जो होता है पीआरबी होता है, एक होता है वीआरबी होता है। तो वीआरबी 2 फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक, रिसोर्स ब्लॉक्स जो होते हैं फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक को ही हम क्या बोलते हैं, फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक बोलते हैं ना। सब कैरियर तो आपका सेम ही रहेंगे। अगर इसका नॉर्मल साइकिल प्रीफिक्स रहेगा तो एफडी में सिंबल होंगे 7 होंगे,
एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स रहेगा तो आपका 6 होंगे, राइट। तो ए सेट ऑफ 2 फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक इन 2 स्लॉट्स, 2 रिसोर्स ब्लॉक जो होगा 2 स्लॉट में इक्वल टू आपका वर्चुअल रिसोर्स ब्लॉक्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्चुअल रिसोर्स ब्लॉक्स। तो अगर यहाँ पे आनी आपका एक ये हो गया, एक ये पकड़ करके चलो, आनी स्लॉट 0 ले लो, स्लॉट 1 हो गया, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल रिसोर्स ब्लॉक बोलते हैं इसको। रिसोर्स एलोकेशन ईवीएल फ्रीक्वेंसी होपिंग डिसेबल है, तो अगर डिसेबल रहेगा उस केस में तो आपको क्या होगा, ये दोनों इक्वल होते हैं, ईआरबी और वीआरबी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, अगर होपिंग डिसेबल रहेगा तब। रिसोर्स ब्लॉक्स के टेबल्स हैं कैसे कैसे, तो इसको मैं स्कीप पे करता हूँ ना, मैथमेटिकल सेंस सारे। तो एमसीएस जो हो गया, एमसीएस के अकॉर्डिंग जो होता है, आप जैसे डीएल में जाओगे ना तो एमसीएस जो होता है मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम इसको बोलते हैं ना। तो एमसीएस में ही सारा खेल होता है। मान लो कि आपका एसआईएनआर सही है, एसआईएनआर आपका सही है, आरपी भी सही है, सीक्यूआई जो आप सीक्यूआई रिपोर्टिंग जो अपन करते हैं अपलिंग में करते हैं, सीक्यूआई रिपोर्टिंग क्या करते हैं, अपलिंग में करते हैं। तो सीक्यूआई रिपोर्टिंग भी एक्चुअली जो सीक्यूआई जो मेरा एसआईएनआर आरएसआरपी आदि चैनल कंडीशन मेरा सही है, सीक्यूआई रिपोर्टिंग में सही कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क में जो है ग्रांट एमसीएस से लोकेशन डीएल एमसीएस से लोकेशन जो है लेस कर रहा है, लेस कर रहा है। मान लो कि वो कर रहा है 10 कर रहा है, तो 10 में तो जो मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम होगा आपका 2 बिट ही जाएगा ना, 2 बिट ही हम अधिक कर पाएंगे, 2 बिट रेट करेंगे। अगर वहीं पे 20 दे दिया तो 20 में क्या होगा, 4 बिट रेट हो जाएगा, डेटा रेट मेरा बढ़ जाएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो टीवी इंडेक्स जो वैल्यू जो हो जाएगा कितना होगा, 28 हो जाएगा। टीवी इंडेक्स वैल्यू जब बढ़ जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग में आपका मेरा क्या हो गया, टीवी साइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, टीवी साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो डेटा थ्रूपुट रेट मेरा बढ़ जाएगा। तो डेटा थ्रूपुट रेट के लिए यही सब सारी चीजें अपन देखते हैं, प्राइमरी कंडीशन होता है कि एसआईएनआर क्या मिल रहा है, सीक्यूआई हम क्या रिपोर्ट, अगर सीक्यूआई हम कम रिपोर्ट कर रहे हैं, एसआईएनआर मेरा अच्छा है, उसके कारण मेरा अगर डीए एमसीएस से कम एलोकेट कर रहा है नेटवर्क, तब तो हम L1 को दे देंगे, उसको बोलेंगे भैया आप बताओ कि एसआईएनआर मेरा इतना अच्छा है, गुड है, फिर आरएसआरपी भी जो है आरपी गुड है, फिर भी सीक्यूआई रिपोर्टिंग हम लेस क्यों कर रहे हैं? इसी कारण जो है एमसीएस मेरा इम्पैक्ट कर रहा है या ग्रांट एलोकेशन मेरा इम्पैक्ट हो रहा है ना। तो इस तरह से हम इशू को डिबग करते हैं। तो ये आपका टेबल हो गया। एमसीएस का जो रेंज होता है 0 से लेकर के 31 होता है, तो आपका 29, 30 जो 31 जो होता है आपका रिजर्व होता है, रिट्रांसमिशन के लिए ये रिजर्व होते हैं ना। और फ्रेश डेटा के लिए जो हम रिडंडेंसी वर्जन का यूज करते हैं, 0 का यूज करते हैं। टोटल रिडंडेंसी वर्जन जो होता है 0 to 3 होता है। ये ट्रांसमिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, 1 to 3 जो यूज करते हैं ये ट्रांसमिशन। मान लो कि आपने फ्रेश डेटा भेजा तो 0 रिडंडेंसी वर्जन यूज किए, फिर हम रिट्रांसमिट कर रहे हैं तो पहले 2 को यूज करेंगे, उसके बाद 3 को यूज करेंगे, तब 1 को यूज करेंगे। तो रिडंडेंसी वर्जन ये है कि 1 to 3 जो हम यूज करते हैं रीटीएक्स के लिए यूज करते हैं, रिट्रांसमिशन के लिए। तो इंटरव्यू में आपसे पूछेगा कि रिडंडेंसी वर्जन 0, 1 to 3 कब हम यूज करेंगे, तो रीटीएक्स के लिए रिट्रांसमिशन के केस में हम यूज करते हैं। तो जो जिस तरह से आपका यहाँ पे आपने देखा अभी एमसीएस के करस्पॉन्डिंग क्या है, आपका टीवी इंडेक्स मैपिंग है। टीवी इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, आपका ग्रांट एलोकेशन मैपिंग होता है ना। तो टीवी इंडेक्स जैसा जैसा होगा आरबी एलोकेशन जो आएगा, आरबी एलोकेशन के करस्पॉन्डिंग ये जो हम 20 के लिए हम लिए ना, 20 इसके रिसोर्स ब्लॉक के लिए, बहुत सारे 100 रिसोर्स ब्लॉक के लिए हैं। तो जो रिसोर्स ब्लॉक करेगा, रिसोर्स ब्लॉक के करस्पॉन्डिंग में आपका टीवी इंडेक्स जो एलोकेशन होगा उसके करस्पॉन्डिंग में आपके डेटा एलोकेशन होते हैं ना। तो सारे चीजें पे आपको डिपेंड करते हैं। मान लो कि आपका एमसीएस एलोकेशन भी सही है,
एमसीएस लोकेशन सही है, इंडेक्स जो टीवी इंडेक्स भी जो मिला है वो भी सही है, लेकिन आपका पीआरबी जो लोकेशन है वो कम मिल रहा है। तो क्या होगा, आपका जो टीवी साइज जो हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, राइट। मान लो कि पीआरबी लोकेशन 20 मेगा है, 20 का बैंडविड्थ है, तो टोटल आरबी लोकेशन 100 होना चाहिए, लेकिन आपको 20 ही किया है ना। तो 20 किया है तो 20 मान लो कि आपका 24 कर लिया, टीवी इंडेक्स हो गया, तो टीवी इंडेक्स 20 के पे जो आपको किया है तो 20 के सामने इतना तो इतना ही तो करेगा आपका, लेकिन बैंड एलोकेशन आपका कितना है 100, यानी 80 जो है बैंड एलोकेशन अभी आपने नहीं किया। तो क्यों नहीं किया, वो सब चीज़ें पे आपका थ्रूपुट डिपेंड करता है कि वो क्यों नहीं हम एलोकेट कर पा रहा है नेटवर्क ना। तो इस तरह के टेबल्स होते हैं आपका। इतना मैक्सिमम जो 100 बिट का है, अगर देखोगे 60 हो गया, फिर आपका 80 तक के हो गए, 100 तक के हो गए, 100 तक के 26 जो होता है इंडेक्स होते हैं, टीवी इंडेक्स। तो ये यहाँ पे देखा जाए तो 75,376 बाइट्स डेटा अपन भेज सकते हैं। कितना भेज सकते हैं, 75,376 बाइट मैक्स, एलटी का बात कर रहा हूँ, इतना डेटा भेज सकते हैं ना। तो अगर ग्रांट एलोकेशन नहीं हो रहा है, पीआरबी एलोकेशन, तो आप अगर देखा जाए तो यहाँ पे थ्रूपुट किस किस चीज़ पे इम्पैक्ट कर रहा है, एमसीएस, क्यूआई रिपोर्टिंग ना, उसके बाद आपका पीआरबी एलोकेशन अगर नहीं है तब पर भी बुक करेगा। सिक्योरिटी रिपोर्टिंग अगर नहीं कर रहे हैं तो नेटवर्क डीएल ग्रांट जो एलोकेट कर रहा है वो भी लेस करेगा। अगर डीएल ग्रांट एलोकेट लेस करेगा तो मॉड्यूलेशन मेरा क्या होगा, डिग्रेड करेगा, मॉड्यूलेशन डिग्रेड करेगा। इट मींस बिट रेट मेरा कम हो रहा है, बिट रेट कम हो रहा है तो इट मींस क्या चीज़ है आपका, टीवी साइज एलोकेशन कम होगा। तो ये सब सारे चीज़ें पे आपके थ्रूपुट है जो कि इम्पैक्ट करते हैं। तो वही है, अभी जो होता है देखो, अभी दो चीज़ें होते हैं ना मैक में, जैसे कि कोई भी डेटा हम ट्रांसमिट करते हैं ना, तो दो तरह के मोड होते हैं। एक एडप्टिव मोड होता है, यूएल का बात कर रहा हूँ मैं ना। एक जो होते हैं आपका नॉन एडप्टिव मोड होता है। एडप्टिव मोड मतलब जो भी नेटवर्क दे रहा है उसे एडप्ट कर लेना, कोई भी चीज़ों को ना, क्या करना, एडप्ट कर लेना। तो इट मीन्स है दो मोड होते हैं। जो भी अगर यूएल में आप डेटा भेज रहे हो ना, यूएल में आप डेटा भेज रहे हो तो मान लो कि एडप्टिव मोड है, तो कोई भी डेटा ई फ्रेश डेटा के लिए इसने क्या, रिटेंडेंसी वर्जन इसने नेटवर्क ने एलोकेट आपको कर दिया DCI 0। DCI 0 पे आपको क्या मिल रहा है, ग्रांट मिलेगा, अपलिंग ग्रांट। एमसीएस जो बोला है 13 है, रिटेंडेंसी वर्जन जो यूज करना है क्या करना है, 0 करना है। XYZ जो होगा सब फ्रेम 4 में, और डेटा हम जो ट्रांसमिट कर रहे हैं सब फ्रेम 4 के बाद किए, फिर ट्रांसमिट किए PUSCH रिटेंडेंसी वर्जन इतना पे ना। फिर PHICH पे क्या भेज दिया नेटवर्क ने, नैक भेज दिया। क्या भेज दिया, नैक। नैक मतलब क्या हो गया आपका, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट, यानी जो भी डेटा हमने भेजा है वो डेटा क्या हुआ, पहुंचा नहीं है, तो उसको क्या बोल रहा है, RTX यानी DCI 0। इसमें जो है NDI टॉगल नहीं होगा। क्या होगा, NDI टॉगल नहीं होगा। जैसा कि मैं बोला कि रिडंडेंसी वर्जन यहाँ पे तो RTX के लिए भेज दिया। MCH 31 किसके लिए यूज होता है, रीट्रांसमिशन के लिए। रिडंडेंसी वर्जन क्या बोला कि 3 यूज करना, यानी फर्स्ट ट्रांसमिशन हम लोग करते हैं तो रिडंडेंसी वर्जन 3 रखते हैं। तो RTX किया इस पे, रिडंडेंसी वर्जन 3 पे, फिर इसने नैक भेज दिया ना। तो DCI 29 अब एलोकेट करेगा, पहले करेगा 31, 29, फिर 30। तो आरबी इंडेक्स अभी रिडंडेंसी वर्जन क्या यूज कर रहा है आपका, 1 बताया। तो यहाँ पे आप रिकरेक्ट कर लेना, यानी 312 यूज करता है 312। NDID टॉगल नहीं किया, फिर यहाँ पे डेटा भेजा, रीट्रांसमिशन किया 1 पे, फिर इसने नैक भेज दिया नेटवर्क ने, फिर DCI एलोकेट किया। तो यहाँ पे जैसी MCH 30, 31 आएगा तो इट मीन से रीट्रांसमिशन के लिए आपको ग्रांट एलोकेट किया जा रहा है। RB जो बोल रहा है कि 2 यूज करने के लिए NDI टॉगल नहीं होगा। फिर यहाँ पे RTX भेज दिया ना, तो यहाँ पे नेटवर्क ने जो भेजा अभी PSCCH पे जो आया, ACK आ गया। इट मीन जो भी डेटा हमने भेजा वो डेटा क्या हो गया, सक्सेसफुली रिसीव्ड हो गया।
और फिर है कि आपका यहाँ पे एनडीआई टॉगल करेगा। एनडीआई जो डिनोट करता है न्यू डेटा इंडिकेशन, तो न्यू डेटा के लिए ये यहाँ पे बता देगा कि भैया हाँ या फर्दर जो डेटा भेजना स्टार्ट करो। फिर से भी फ्रेश डेटा ये जो भेजेगा किस पे भेजेगा, रिडंडेंसी वर्जन 0 पे। तो एडप्टिव मोड का मतलब ये है कि आपका जो भी नेटवर्क में भेजेगा उस चीज़ों को एडप्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग हमको डेटा को रिट्रांसमिट करना है। नॉन एडप्टिव मोड में जो होता है आपका रीटीएक्स नहीं देता है, इट मीन्स डीसीआई आपको अलग से वो नहीं भेजता है नेटवर्क में ना। तो ये क्या करेगा, जैसे ही आपको ग्रांट मान लो कि यहाँ पे आपको एमसीएस डीसीआई 0 पे मिल गया ना, ये ग्रांट यहाँ पे मिल गया, तो आप क्या करोगे आफ्टर 4 मिली सेकेंड के बाद क्या करेंगे, रीटीएक्स करेंगे, सॉरी रीटीएक्स नहीं, ग्रांट भेजेंगे, फ्रेश डेटा मैंने भेज दिया, फिर 4 मिली सेकेंड तक के हम वेट करेंगे। इधर से मान लो कि नैक आ गया, लेकिन नॉन एडप्टिव में आपको डीसीआई नहीं देगा। इसके लिए यहाँ पे क्या कर रहा था, डीसीआई एलोकेट कर रहा था आपको एडप्टिव में, नॉन एडप्टिव में नहीं करेगा। तो क्या करेगा, आफ्टर 4 मिली सेकेंड के बाद क्या करेगा, वेट करने के बाद वो जो एमसीएस से लोकेशन किया था, एमसीएस से लोकेशन को सेम एमसीएस पे क्या करेगा, डेटा को रिट्रांसमिट करेगा। रिडंडेंसी वर्जन 2 यूज किया, फिर 3 यूज किया, फिर आपका 1 यूज किया ना। जब नॉन एडप्टिव मोड में हम लोग ये एडप्टिव में क्या यूज करते हैं, 312 यूज करते हैं रिडंडेंसी वर्जन, पहले 3 करते हैं, 2 करते हैं, 1 करते हैं। अगर नॉन एडप्टिव मोड होगा तो उसमें क्या करेंगे, 231 यूज करते हैं, यानी पहले 2 यूज करते हैं, फिर 3, फिर 1, तो इस तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ पे है कि आपको डीसीआई टॉगल नहीं हो रहा है नॉन एडप्टिव में, कि सेम में जो पहले फ्रेश डेटा के लिए एलोकेट कर रखा है एमसीएस, उसी पे हम क्या करेंगे, रीटीएक्स करेंगे। यहाँ पे देखो उसी पे रीटीएक्स कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं एडप्टिव नॉन एडप्टिव। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है ना कि व्हाट इज एडप्टिव मोड और व्हाट इज नॉन एडप्टिव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एडप्टिव मोड और नॉन एडप्टिव मोड। तो एडप्टिव मोड और नॉन एडप्टिव मोड में डिफरेंस ये है कि आपको जो है कि इसमें एडप्टिव मोड में जो है कि हम एडप्ट करते हैं कि इन एडप्टिव मोड नेटवर्क एलोकेटेड डीसीआई विथ नॉन एनडीआई टॉगल। तो उस केस में, बट इसमें जो होता है नॉन एडप्टिव में जो होता है, हम डीसीआई, इसमें डीसीआई जो होता है टॉगल नहीं करता है, उस सेम में जो एमसीएस पे जो भी डीसीआई टॉगल किया है उसी को रीयूज करके हम रिट्रांसमिशन करते हैं। तो इस तरह से अपना अपलिंक में डेटा अपन रिट्रांसमिट करते हैं। तो डीसीआई फॉर्मेट वही चीज़ है। यहाँ तक के कोई क्वेरी है तो फिर आप बताओ, नहीं तो आज आपका जो है फिजिकल लेयर आपका कंप्लीट हो गया। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है फिजिकल लेयर से रिलेटेड तो फिर बताइए आप। शिव शिव विश्वास स्वाति, एक बार गो थ्रू होने के बाद फिर पूछते हैं। हाँ, एक बार गो थ्रू करेंगे फिर पूछेंगे दोबारा से। हाँ, तो चीजें अब क्या है कि आप लोगों के लिए है कि कॉम्प्लिकेटेड होगा चीजें, अगर बार बार रिपीट में नहीं देखोगे, एक शॉर्ट नोट्स बना लो आप ना, तो जाकर के चीजें चैनल आपको समझना बहुत जरूरी है। चैनल मैपिंग आप मेमोराइज कर लो कि कौन से चैनल पे क्या चीज इंफॉर्मेशन आते हैं ना, और कुछ आज करने का नहीं है इसमें। मैथमेटिकल में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिकल में इसमें बताया भी नहीं हो कि कैसे हम डिराइवेशन करते हैं, वो सब चीज़ें का कोई यूज केस नहीं है ना। ना यहाँ पे यूज केस है, ना आप उसमें जब रियल इन्वायरमेंट में काम करोगे वहाँ पे भी कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम यूज नहीं करते ना। वो सब ट्रेस के बेस पे अपन चीज़ों को डिकोड करते हैं, चीज़ों को ट्रेस करते हैं। तो फिजिकल लेयर एक बार आप गो थ्रू करो। कल से हम अपन मैक का स्टार्ट करेंगे, कल आपका रैचे में पूरा टाइम चला जाएगा ना। तो फिर से एक बार रिफ्रेश करेंगे कि किस तरह से हम रैच को भेजते हैं, किस तरह से मैसेज को हम डिकोड करते हैं ना, वो सब सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे कल ना। तो ये चीज़ों को है कि अच्छा से गो थ्रू कर लो आप वीडियो के, जब भी टाइम मिले कल तो एक बार इसको देख ही लो। 2-3 घंटे, कितने वीडियो हो गए, 4 वीडियो होंगे इसका ना। तो अगर गैप कर करके भी पढ़ोगे तो 3-4 घंटा में आप पढ़ लो, ये एक बार गो थ्रू कर लोगे सारी चीज़ों को। तो ठीक है, आज मैं मैक को स्टार्ट नहीं करता हूँ, कल से मैक का स्टार्ट करेंगे ना। तो आप इसको एक बार कंटिन्यू आप कीजिए
फिर कल से फिर नया लेयर स्टार्ट करेंगे मैक। मैक का क्या यूज केस है। ठीक है गाइस ना। थैंक यू। ओके ओके। तो हाय गाइस, आपका जो है फिजिकल लेयर कंप्लीट हो गया है। एक्चुअली है कि बहुत सारा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन था उसको मैं स्किप करके चला हूँ। अगर आप अगर पढ़ना है कि रियली में अगर पूरा डीपली पढ़ना है, जबकि उसका यूज केस नहीं है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको अंडरस्टैंडिंग करने में मदद करता है। लेकिन मैं मेन मेन जो चीज़ें हैं आपको कवर किया हूँ। तो फिजिकल लेयर आज कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि आप लोग कंटिन्यू एक बार रिफ्रेश फिर से स्टार्टिंग से फिजिकल लेयर को कंप्लीट कीजिए। और मैं अपकमिंग वीडियो जो आएगा आपका मैक लेयर के आएगा। तो फिजिकल लेयर आज कंप्लीट हो गया। थैंक्स वंस अगेन फॉर वाचिंग वीडियो। और कंटिन्यू इसी तरह आप लोग वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए ना, ताकि जो नया जो न्यू वीडियो आए उसको है कि जल्द ही आपको मिले, नोटिफिकेशन मिले और उसको कंटिन्यू देखें और चीज़ों को आप सिंक करें। थैंक्स वंस अगेन।